हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, मुझसे भी कई सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि नोट्स कैसे बनाएं एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी प्रिपरेशन में एक क्रूशियल पार्ट प्ले करता है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हें याद करें, समझें। तो उसके लिए नोट्स तो ज़रूरी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट किस पार्ट का नोट बनाना चाहिए, किस चीज़ के लिए बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, वो बुक के एक पार्ट से शुरू करेंगे, यानी एकदम वन से, और लास्ट तक जाएंगे पूरा, और सारी चीज़ों को क्या करेंगे, वो नोट डाउन करेंगे। जैसे कि हो, इससे क्या है, इसमें ऐसा लग रहा है कि आप पूरी किताब लिख रहे हैं। तो आपको पूरी यहाँ पे किताब नहीं लिखनी है, बुक को रीराइट नहीं करना है ना। वापस से अगर आप रीराइट करोगे चीज़ों को, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक नई बुक बना रहे हो और आपको एक पर्सनल नोट चाहिए। तो सबसे पहले आपको पर्पस डिफाइन करना होगा। पर्पस ये है कि आपको पर्सनल नोट बनाने हैं, है ना। पर्सनल से इसका मतलब है कि हर किसी की डिमांड यूनिक होती है कि वो क्या चाहता है। जैसे कि कई बार आप चीज़ों को लर्न करने के लिए, याद करने के लिए नोट्स बनाते हैं, है ना। कई बार आप क्या करते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए नोट्स बनाते हैं जहाँ पे आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकें। और जहाँ तक बात रही प्री के पर्सपेक्टिव से, तो उस पर्सपेक्टिव से भी कुछ लोग वन लाइनर टाइप नोट्स बनाते हैं जहाँ पे फैक्ट्स होते हैं, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। जब भी आप नोट्स बनाओ, तो आपको पहले तो पर्पस पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए नोट्स बना रहे हैं। अपने लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्सनल स्फीयर में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गई स्टार्टिंग की बात कि आप स्टार्ट कैसे करो। दूसरी बात आती है कि आप कितना नोट्स बनाओ और क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करो। तो देखिए, नोट्स बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा सिलेबस जो है ना, सिलेबस क्या है। उसके साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, चाहे वो आपके प्री के क्वेश्चंस हो या फिर मेंस के क्वेश्चंस हो, क्या पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। एग्ज़ाम की डिमांड इसलिए पता करना ज़रूरी है ताकि आप फालतू चीज़ें ना लिखें अपने नोट्स में। तो एग्ज़ाम की डिमांड आपको पता है, सारी चीज़ें पता है, अब आप अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं थर्ड स्टेज में आप क्या करोगे, फाइनली अब नोट्स बनाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो आपको लगता है सारी ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया नया होता है फर्स्ट रीडिंग में, है ना। तो जब सब कुछ नया नया होता है तो ऐसे में आपको नोट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे डिसाइफर नहीं कर सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप दो रीडिंग करें और तीसरी रीडिंग में नोट्स बनाएं आपने। देखिए, टाइम बहुत कम है और चीज़ों को पढ़ के डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी है। आप इससे क्या करोगे कि अच्छे से पढ़ लोगे, और उसके बाद जब नोट्स बनाओगे तो आप क्या करोगे कि अपना काफ़ी सारा टाइम बचा लोगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करोगे, है ना। थर्ड पार्ट के बाद हम फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या देखना है कि आपको मेंस का ध्यान रखना है, आपको प्री का ध्यान रखना है। मेंस में क्या है, आप इंट्रोडक्शन के लिए कुछ पार्ट निकाल सकते हो कि मैं ये इंट्रो में लिखूंगा या लिखूंगी। उसके अलावा कंक्लूज़न के लिए भी कुछ पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हो कि मैं ये कंक्लूज़न में यूज़ करूँगी या करूँगा। नेक्स्ट प्री में क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, तो आप ये ध्यान दो कि जो फैक्ट्स आपको याद नहीं हो रहा है ना, उन फैक्ट्स का वन लाइन में नोट्स बना लो और उन्हें बार बार याद करते रहो। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाओगे। और आप हमेशा ध्यान रखो कि आपके जो नोट्स हैं वो आप अपनी पर्सनल सहूलियत के बना रहे हो, न कि आप मार्केट में उन्हें जाके सेल करने वाले हो, है ना। तो आपको समझ में आने चाहिए, आपके काम आना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं
कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे पॉलिटी है, अब यहाँ पे ये एनसीईआरटी है, इसके नोट्स बनाने हैं आपको। देखिए यहाँ पे शुरू हो रहा है कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, रोल, उसके बाद परफॉर्म क्या करते हैं सोसाइटी में, हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली लाइफ एंड एग्जिस्टिंग, आंसरिंग दिस क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें, एंड नॉट डिफ़िकल्ट एज यू माइट थिंक। तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया है कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ। तो यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा इसका कंटेंट क्या है। देन आपने नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, उससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है ना, कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पढ़ते जाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप नहीं लिखोगे, ये सब अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे तो आप नहीं लिखना शुरू करोगे कुछ भी। तो यहाँ पे क्या है, फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो जब भी यहाँ पे एनसीईआरटी होती है ना, वो क्या करती है कि किसी भी चीज़ को स्टोरी के फॉर्म में बताती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक स्टोरी बिल्डअप करना शुरू कर दिया है, जिसे वो आगे फॉलो अप करेंगे कि समझ लीजिए ऐसी ऐसी सिचुएशन है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें कहानियों की तरह एनसीईआरटी हमें समझाती है। तो एनसीईआरटी का नोट्स बनाते समय ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखें कि आप फालतू चीज़ें ना लिखें, जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है उसको समझने पे ध्यान दें, और फैक्ट्स जो भी हैं एक दो लाइन में अगर वो नहीं याद हो रहा है तो सिर्फ उतना ही नोट्स बनाएं। और उसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जनरली क्या करती है पॉलिटी के एनसीईआरटी की, एक कंक्लूजन पार्ट डाल देती है। देखिए जैसे यहाँ पे है, जो इन्होंने बोर्ड्स में लिखा हुआ है कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स टू अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो अब ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, अब ये क्या कर सकते हो, ये आप यूज़ कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन में, मीन्स में अपने, है ना। तो इन सब चीज़ों को या तो आप ऐसे ही बुक में हाईलाइट कर दो, क्योंकि वो दिखता है, उसे अलग से नोट करने की ज़रूरत नहीं है। और या फिर क्या कर सकते हो कि आप एक अपना कंपाइलेशन भी बना सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, जैसे आपने क्वेश्चंस लिख लिए, है ना। जैसे अभी आपने क्या किए कि आपके जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो आपने लिखें, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपने ये लिख दिया ये पार्ट कि आप ये इंट्रो में यूज़ करोगे, या फिर कंक्लूज़न में यूज़ करोगे, या फिर बॉडी पार्ट में यूज़ करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या की, डिफ़ाइन कर दी। बट फिर भी जब आप सारी चीज़ें करने लगोगे तो काफ़ी बल्कि हो जाता है ना। तो आप ऐसे में ध्यान रखो कि सिर्फ वही चीज़ें लिखो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो जनरली इन्होंने ऊपर क्या किया है, समझाया है, वहाँ पे कुछ भी नोट करने की वैसी ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे जो इन्होंने पैराग्राफ में लिखा है कि जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है, सिर्फ इतना ही यहाँ पे नोट करने के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि स्पेसिफिक डिसीजन, है ना, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, ये नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न, बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी एंड व्हाट मेक देम फंडामेंटल। तो ये देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू, है ना, कि क्या फंडामेंटल होंगे, कैसे फंडामेंटल्स काम करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, समझोगे। एनसीईआरटी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ों को समझाने में फोकस करती है, तो वहाँ पे आपको कुछ भी नोट्स नहीं बनाने हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, रीराइट नहीं करोगे सारी चीज़ें। आप क्या नोट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स, या फिर इस तरीके के ये जो फंक्शंस हैं ये, ताकि आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। देखिए ये जो बोल्ड पार्ट है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक सोसाइटी, है ना, पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने फंक्शंस को डिफाइन किया है और लास्ट में उसको कंक्लूड कर दिया है, तो यही बस पार्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से पॉलिटी का नोट्स बनता है। तो हमें क्या कंक्लूज़न मिला, यहाँ पे हमें ये कंक्लूज़न मिला
कि जब भी हम पॉलिटी के नोट्स बनाएंगे, है ना, देखते हैं यहाँ पे, देखिए जब भी हम यहाँ पे पॉलिटी का नोट्स बनाएंगे एनसीईआरटी का, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट वो क्या करते हैं, समझाने पे कोशिश करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, और जहाँ पे वो कंक्लूड करते हैं या फिर जो हेडिंग्स होती हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। जो यहाँ पे जो भी वो कंक्लूड करते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, अपने आंसर में, मेंस में ज़्यादातर काम आएंगे यहाँ पे। एज सच कुछ खास यहाँ पे फैक्ट्स नहीं होते हैं जो आपको याद ना हो, वो आप हमेशा याद कर सकते हो। तो मेंस में काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे लाइनें होती हैं, अच्छे और ऑर्गेनाइज्ड वे में वो यहाँ पे राइटिंग होती है, हेडिंग्स के साथ, सब हेडिंग के साथ। तो वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो है ना, वो आप यूज़ कर सकते हो अपने मेंस में, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर पे, उस कंक्लूजन पे, क्या उन्होंने कंक्लूड किया है उस पे आप ध्यान दोगे, ठीक। तो ये हो गया पॉलिटी की बात। अब नेक्स्ट हम एक और एनसीईआरटी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में क्या करोगे आप, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है और हड़प्पा सील के बारे में ये बात कर रहे हैं। चलिए, अब इन्होंने पहली लाइन में बोला बोला जो हड़प्पा सील है इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स है तो यहाँ पे तो कुछ खास मतलब है नहीं, बस वर्ड्स हैं। देन मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड स्टेट, उसके अलावा जो सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव साइन फ्रॉम स्क्रिप्ट डेट रिमेन्स अनडेसिफर्ड। तो पहली तो ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है ना। उसके अलावा ये अभी तक अनडेसिफर्ड है, ये वाला पार्ट। इस तरीके की चीज़ें क्या है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। तो ये आप क्या कर सकते हो, जब हिस्ट्री वाला पार्ट आता है, हिस्ट्री के एनसीईआरटी, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वन लाइन के नोट्स आप अपने बना सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो फैक्चुअल चीज़ें और जो वन लाइनर नोट्स हैं वो कहाँ पे बनेंगे, जनरली आपका हिस्ट्री वाले पार्ट में बनेगा, है ना। यहाँ पे जैसे किस चीज़ की बनी है, अभी तक अनडेसिफर्ड है, ये सारी चीज़ें। एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, जैसे पॉट्स है, ऑर्नामेंट्स है, टूल्स है, सील्स है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम पता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ भी हाईलाइट कर सकते हो और अलग से भी नोट कर सकते हो हड़प्पा का जो भी आप नोट्स बनाओगे अपने आंसर में। तो हिस्ट्री में जो होते हैं फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं। अब देखिए यहाँ पे टर्म्स, प्लेसेस और ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। तो कल्चर क्या है, टर्म कल्चर। अब ये सब चीज़ें आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये मेंस राइटिंग में यूज़ कर सकते हो कि कल्चर से आपका क्या मतलब है। डेट आर यूजली फाउंड टुगेदर विद अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में, पीरियड ऑफ टाइम में पाई जाती हैं। तो ये पूरा आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, है ना, अपने राइटिंग में। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे समझ में आएंगी, जब आप क्वेश्चंस देखोगे। उसके अलावा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके के मिले हैं, जैसे सील्स हैं, बीट्स हैं, वेट्स हैं, स्टोन्स हैं, ब्लेड्स हैं, बेक्ड ब्रिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा कौन कौन से प्लेसेस हैं, अफ़गानिस्तान है, जम्मू है, बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है, गुजरात है। तो ये सारे जो प्लेसेस हैं ये सब पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि इंडिया में भी कौन से लोकेशन है। तो हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री हमेशा इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड प्लेसेस। हिस्ट्री में आपको मेनली टाइम और प्लेस ही याद करना होता है। तो टाइम एंड प्लेस से रिलेटेड जो भी फैक्ट हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इसके अलावा, तो वो हमेशा आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। वो आप वन लाइन में नोट कर सकते हैं। और कोई कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे कल्चर टर्म को डिफाइन किया है, तो ये सब क्या कर सकते हैं आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं मेंस के। तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। बट इतना ही, ज़्यादा मतलब यहाँ पे नोट नहीं करना है। और अच्छा होगा अगर आपके पास एनसीईआरटी है, आप उसी में टिक कर ले। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये आप लिख लो कि ये आप कहाँ यूज़ करोगे, है ना, मेंस में यूज़ करोगे। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो आप। नेक्स्ट मान लीजिए, अब हम नेक्स्ट एनसीईआरटी पे आ जाएंगे, तो हिस्ट्री की बात होगी। अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, ये भी क्योंकि हिस्ट्री है तो यहाँ भी फैक्ट्स ज़्यादा होंगे। यहाँ पे इन्होंने 1857 के रिवॉल्यूशन की बात की है।
तो 10 मई 1857 को रिवोल्यूशन होता है, मेरठ से शुरू होता है। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं कि उन्होंने कर लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और बाकी सब चीज़ें, टेलीग्राफ और ये सब कट गया। तो ये सब क्या है, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे। आप कहाँ पे फोकस करेंगे, हमेशा टाइम एंड प्लेस पे फोकस करेंगे, टाइम और प्लेस पे, है ना। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्लेस क्या है, इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें। जहाँ भी डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, ऑफ कोर्स आप वहाँ पे कहानी नहीं लिख रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप क्यों ही नोट करोगे। तो ये जनरल होता है, हिस्ट्री में ज़्यादातर फैक्चुअल होते हैं, ज़्यादा वन लाइनर चीज़ें होती हैं जो आपको लिखनी है ना। उसके अलावा मेंस के पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है वो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगर मान लीजिए साइंस का आपको बनाना है, जैसे ये चैप्टर है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमेशा डीएनए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है, हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका रीज़न भी वैलिड है, क्योंकि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, वो जीन टेक्नोलॉजी या फिर मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं जेनेटिक चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो आपको बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए। तो जैसे आपको डीएनए के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने वो देख लिया। आरएनए के बारे में आपने देख लिया क्या है। उसके अलावा यहाँ पे रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है ना, जेनेटिक कोड क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें देखिए वो बेसिक्स उतना नहीं पूछते हैं, जनरली करंट टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं। तो लेकिन बेसिक्स भी पूछे जा सकते हैं, बट करंट को बिल्डअप करने के लिए बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप क्या करो, अपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो, है ना, चीज़ों को समझने पे ज़्यादा फोकस करो। एक बार आप चीज़ों को समझ जाओगे तो यहाँ पे उसके नोट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप उन चीज़ों को नोट करने लगोगे तो बहुत बल्कि बन जाएगा साइंस में। तो साइंस में क्या करो, जनरली हेडिंग्स लिखो, जो भी आपका हेड है, और उस पर्टिकुलर हेड को समझो, है ना, डिटेल में, चाहे तो वीडियोस के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, या खुद के अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको समझने पे ध्यान दो कि उसका फंक्शन क्या है, वो काम कैसे करता है। ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और कुछ चीज़ें जो मतलब वन लाइनर टाइप हैं, जैसे कि पर्टिकुलर डीएनए के बारे में, या फिर कुछ वायरसेस के बारे में जो हम भूल सकते हैं, ऐसे फैक्ट्स, बस उतना ही आप क्या कर सकते हो, नोट्स में अपने लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे ही हाईलाइट कर सकते हो। देखिए जैसे बायोलॉजी में तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा यहाँ पे नोट्स करने के लिए भी, लेकिन जो आपका यहाँ पे केमिस्ट्री हो जाता है, फिजिक्स हो जाता है, उसकी एनसीईआरटी जो होती है, जब वो सीनियर लेवल की होती है, यानी 11th और 12th के बाद, तो वहाँ पे क्या होने लगता है कि बहुत टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, तो वो सब हम पूरा स्किप कर देते हैं। सिर्फ हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो सिंपल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ता है। तो सिर्फ उतने पे ही फोकस करना है, और वहाँ भी फालतू चीज़ों के नोट्स नहीं बनाने हैं। यहाँ पे हमेशा साइंस वाले पे आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करोगे। वन लाइन ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी होती है साइंस की जो याद नहीं होती है, उन सब चीज़ों का वन लाइन बना सकते हो। उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए जैसे डीएनए है क्या, उसकी जो डिफिनेशन पार्ट हो गया ना, जो डेफिनेशन पार्ट हो गया, उसका आप क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। क्योंकि डेफिनेशन जो है वो कभी कभी मेंस में भी, जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन बिल्ड कर रहे हो तो वहाँ पे लिखने के काम आ जाता है। तो इस तरीके से बस चीज़ें काम करती हैं। यानी कि अगर हम इसको समराइज़ करें अपने पूरे लेक्चर को, कि हम नोट्स का क्या कर रहे हैं फाइनली, तो देखिए हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि जो हम नोट्स बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, वो हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, वो हम एक एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं, है ना, एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट जो है, यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है उस एग्ज़ाम की, क्या वो फुलफ़िल हो रही है यहाँ पे हमारे नोट्स के थ्रू। क्या हम बुक को रीराइट कर रहे हैं वापस से, या फिर हम एक अपने लिए पर्सनल नोट बना रहे हैं, है ना।
पर्सनल मतलब जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, या बार बार आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है और आप बुक खोल के रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसका नोट्स बना लो या उसी पार्ट को वहीं बुक में हाईलाइट कर दो, या बुक में ही साइड में लिख दो कि आप उसे कहाँ यूज़ करने वाले हो, है ना, कि आप उसे मेंस में यूज़ करने वाले हो। या फिर 2 कलर के हाइलाइटर भी ले सकते हो आप, जैसे कि प्री का वन जो लाइन होगा, है ना, उसको आप उस पर्टिकुलर हाइलाइटर से यहाँ पे हाईलाइट करो, ताकि आपको पता रहे कि ये सारे फैक्ट्स हैं जो मुझे याद नहीं हो रहा है और इन्हें मुझे याद करना है। और मेंस के लिए आप क्या करो कि ऐसे बॉक्स बना के लिख दो कि ये जीएस के कौन से पार्ट में कहाँ काम आने वाला है आपका चैप्टर का नाम, ये सारी चीज़ें तो आपके बुक में डिफाइन होंगी। तो इससे क्या होगा कि कम से कम काम होगा आपका। और जब 2-3 रीडिंग आपकी हो जाएगी, तब आपको जब आंसर राइटिंग करना होगा, तो आप ये एग्जैक्ट इन सब चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। रिकॉल करके लिखने की कोशिश करो अपने वर्ड्स में, है ना, आपके योर ओन वर्ड्स होने चाहिए। आपको वहाँ पे कॉपी नहीं करना है पूरी तरीके से, कि आपने जो यहाँ पे लिखा है वही पूरी तरीके से कॉपी कर दो। तो आपके अपने वर्ड्स में लिखने के लिए आप उन्हें अंडरस्टैंड करो, बार बार पढ़ो, और फिर उन्हें एग्ज़ाम में क्या करो, प्रोड्यूस करो, ताकि वो आपके काम आ सकें। ठीक है। तो इस तरीके से एक नॉर्मल सिंपल रखो सारी चीज़ों को, तो सारी चीज़ें इसी तरीके से चलेंगे। तो मैंने आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस इनके बारे में बता दिया कि कैसे पर्टिकुलर एनसीईआरटी में पर्टिकुलर चीज़ों पे फोकस करना है। अगर अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आई विल एड्रेस योर डाउट्स।